हेलो बच्चों, हम लोग हिंदी थर्ड की बुक में जगदीश चंद्र बोस पाठ पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमें यहाँ से पढ़ना है कि बिना तारों के तरंगों द्वारा संदेश भेजने का यह प्रयोग दुनिया भर में सबसे पहला था। यह प्रयोग मतलब कौन सा प्रयोग कि जो जगदीश चंद्र बोस ने एक यंत्र के माध्यम से बिना तारों से जोड़े ही दूसरे कमरे में रखी हुई घंटी को बजा दिया था। ये उनका मानना था कि जब एक बार उनके घर में किसी को करंट का झटका लगा था तो उनको ये जानने की इच्छा हुई, उनकी जिज्ञासा हुई कि यह बिजली के अंदर यह गुण आता कहाँ से है, विद्युत तार में यह गुण आता कहाँ से है कि वह किसी को अपनी तरफ खींच ले। तो इस तरह से उन्होंने उस पर खोज की। तो फिर उनके मन में आया कि हम तरंगों के माध्यम से भी किसी गति को पहुंचा सकते हैं। तो इसी प्रकार रेडियो का जो आविष्कार है यह यही है कि जैसे टेलीविज़न में है कि हमको बिजली के उसमें लगाना पड़ता है, बिजली के तार से प्लग लगा करके तब उसको हम देख सकते हैं, लेकिन रेडियो ऐसा है कि उसमें हम बैटरी लगा करके कहीं भी हो तो वहाँ पर हम बजा सकते हैं। तो बिना तारों के तरंगों द्वारा संदेश भेजने का तो उनको ये लगा क्योंकि कोई भी कार्य अगर किया जाता है उस कार्य में सफलता मिलती है तो जिज्ञासा जो है और बढ़ती जाती है कि इससे अधिक हम क्या कर सकते हैं, इतना तो हो गया, इससे आगे भी हो सकता है क्या, इस तरह की जिज्ञासा होती है। तो वैसे ही इनके अंदर यह जिज्ञासा हुई कि जो है और भी हम क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया कि जिसके माध्यम से दूसरे कमरे में रखी हुई घंटी वहाँ से बजाई जा सकती थी। तो फिर उनकी चारों तरफ बहुत प्रशंसा हुई क्योंकि इन्होंने जो कार्य किया था वह अब तक नहीं हुआ था और उन्हें डॉक्टर की उपाधि प्रदान की गई। अब तक उनका नाम जगदीश चंद्र बोस था, अब उन्हें लोग डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस कहने लगे। इसी प्रयोग के आधार पर इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी ने वायरलेस की थ्योरी साबित की और उनकी सफलता अपने नाम लिखवा ली। अपने नाम लिखवाने का मतलब कि इन्होंने उस प्रयोग को कर दिखाया था लोगों को, लेकिन जो इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी थे उन्होंने वायरलेस की थ्योरी उसका सिद्धांत दिया लोगों के सामने। और इस प्रकार जगदीश चंद्र बोस ने जो कार्य किया था उस परिश्रम की सफलता इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी के नाम चली गई। जिन दिनों वह बिजली की तरंगों का प्रयोग कर रहे थे और बार बार झटके महसूस कर रहे थे, उनके मन में विचार उठा करते थे कि क्या यह झटके बेजान चीज़ों को भी अवश्य लगते होंगे। प्रयोग करने पर जब उन्होंने जान लिया कि ऐसा ही होता है तो उन्होंने सोचा कि जब पेड़ पौधे भी बीज से पैदा होते हैं और मनुष्यों की तरह धीरे धीरे बढ़ते हैं तो उनमें तो जान होगी और वह भी सजीव होते होंगे। बस फिर क्या था, बहुत दिनों तक वह अपनी इस थ्योरी की बहुत बारीकी से छानबीन करते रहे और जब बिजली की तरंगों पर खोज कर रहे थे तो बार बार बिजली की तार से इनको खुद से वो करंट लगाते थे, खुद से उनको झटका लगता था। तो फिर उससे ही वो संतुष्ट नहीं हुए, उनके मन में यह आया कि अगर मनुष्यों को बिजली के तार का झटका लग सकता है तो क्या बेजान चीज़ों पर, निर्जीव चीज़ों पर भी लग सकता है। इसके बाद फिर इन्होंने यह सोचना शुरू किया कि अगर पेड़ पौधे भी बीज से उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं, जैसे कुछ निर्जीव चीज़ें होती हैं तो ज्यों की त्यों रहती हैं, जैसे कुर्सी है, मेज़ है, तो ये सब चीज़ें तो जैसी आज हैं वैसी 10 साल बाद रहती हैं। लेकिन पेड़ पौधे भी बीज से पैदा होते हैं और बहुत छोटे होते हैं, 10 दिन बाद आप देखते हैं थोड़े और बड़े दिखाई देते हैं, 1 महीने बाद थोड़े और बड़े दिखाई देते हैं, तो मनुष्यों की तरह उनमें वृद्धि होती है। तो उनके अंदर यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्या यह भी सांस लेते हैं, इनके अंदर भी जीवन है, जीवन नहीं होता तो ये बढ़ते कैसे। तो इसी पर वह अपनी इस थ्योरी की बहुत बारीकी से छानबीन, बहुत बारीकी मतलब बहुत करीब जाकर उसका अध्ययन करना शुरू किया। बहुत से प्रयोगों के बाद वह इस नतीजे पर पहुँचे कि पेड़ पौधों में भी जीवन प्रवाह मौजूद होता है, कि वे भी प्राणियों की तरह थकते हैं और सोते हैं, नशीले पदार्थ उन पर भी प्रभाव डालते हैं, विष उन्हें भी प्रभावित करता है, उन्हें भी भूख प्यास गर्मी सर्दी सभी लगती है। तो अपने प्रयोगों के आधार पर, अपनी खोज के आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है,
उन्हें भी थकान लगती है, वे भी सोते हैं। और जिस प्रकार जैसे मनुष्यों पर किसी नशीले पदार्थ का असर होता है, विषैले पदार्थ का असर होता है, वैसा ही असर पेड़ पौधों पर भी होता है। डॉक्टर बोस ने इसके बाद ऐसे उपकरणों का विकास किया जिनसे वृक्षों की भावनाओं को स्पष्ट किया जा सके। तो फिर उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया कि जिससे यह पता चले कि पेड़ पौधे क्या सोचते हैं, किससे उन्हें खुशी होती है, किससे उन्हें दुख होता है। अब तो पेड़ पौधों का रोना और सुख मिलने पर प्रसन्न होना उनके यंत्र बताने लगे। एक बार पेरिस की एक कॉन्फ्रेंस में वह यह साबित करने वाले थे कि पेड़ पौधों पर भी विष का वही असर होता है जो मनुष्यों पर होता है। तो यही पहले वैज्ञानिक थे। जगदीश चंद्र बोस को ही श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने ही यह सिद्धांत दिया था कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। तो फिर एक बार पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस होने वाली थी कि बहुत सारे वैज्ञानिक एक दूसरे के जो सिद्धांतों पर चर्चा करने वाले थे। तो उसमें इन्होंने यह साबित करने का प्रयत्न किया कि पेड़ पौधों पर भी विष का प्रभाव होता है और वैसा ही प्रभाव होता है कि जैसा कि मनुष्यों पर होता है। तो उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए पोटेशियम साइनाइड नाम का एक घातक जहर मंगवाया। घातक मतलब कि बहुत ही विषैला जहर, मतलब जहर तो था ही लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी था। तो उसको मंगवाया और कहा, देखिए इस शीशी में पोटेशियम साइनाइड है, मैं इस जहर को आपके सामने ही पानी में मिलाकर इस पौधे को दे रहा हूँ, यह पौधा तुरंत मर जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया क्योंकि उनका मानना था कि जैसे मनुष्य अगर ऐसे जहर को पी लेते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है तो यह पौधा भी मर जाएगा। परंतु जब उस पौधे पर कोई असर ना हुआ तो सभी ने उनकी हंसी उड़ाई, क्योंकि कुछ विपक्षी होते हैं, विरोधी होते हैं। तो उन्होंने उनका उपहास किया, हंसी उड़ाई कि मतलब आप तो कह रहे थे कि यह पौधा मर जाएगा लेकिन इस पौधे पर तो कोई असर नहीं हुआ। तो तब उन्होंने सभी के सामने एक घोषणा की कि अगर यह विष पौधे पर असर नहीं करता तो इसे पीने से मुझ पर भी कोई असर नहीं होगा। यह कहकर उन्होंने सभी के सामने वह विष पी लिया और हंसकर कहा, अरे यह तो ग्लूकोज है, किसी ने मेरे प्रयोग को असफल करने के लिए मुझे जहर की जगह ग्लूकोज दिया। तब उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, मेरे प्रयोग को झुठलाया नहीं जा सकता, और अगर इस विष का इस पौधे पर असर नहीं है तो इसका मतलब कि यह विष ही गलत है और इसका मनुष्यों पर भी कोई असर नहीं होगा। यह ऐसा कहकर उन्होंने, जानते हुए कि इसमें विष मंगाया गया है, लेकिन उसको पी लिया। और तब पीने के बाद उन्हें पता चला कि यह तो विष नहीं बल्कि ग्लूकोज था, कि जो ग्लूकान-डी हम लोग पीते हैं एनर्जी लाने के लिए कि शरीर में ताकत आ जाए, वही किसी ने दे दिया था। क्यों? कि इनके प्रयोग को झुठलाने के लिए। तो उसी समय उन्होंने सही विष मंगवाया और अपना प्रयोग दिखाया, पौधा मर गया। लोग उनके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुए। कुछ दिनों बाद ही उन्होंने एक ऐसा यंत्र बना लिया जिससे सिद्ध हो गया कि मनुष्यों की तरह पौधों में भी दिल होता है जो निरंतर धड़कता रहता है। ऐसे महान थे भारत के लाल डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। तब उस समय जब उन्होंने दूसरा विष मंगवा करके और लोगों के सामने अपने सिद्धांत को सही बताया, तब लोगों ने उनके आत्मविश्वास की सराहना की और उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया कि जिसने यह सिद्ध कर दिया कि पौधों में भी दिल होता है जो निरंतर धड़कता रहता है। कि जैसे मनुष्यों का दिल धड़कता है वैसे जो है पेड़ पौधों का भी दिल धड़कता रहता है।